अस्सलामुअलैकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जैसे कि नाम से जाहिर है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स चार्ज किया जाएगा टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम आगे हम जाके सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है। अभी यहाँ पे कहता है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के लिए इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये आपको जानना लाजमी है कि इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है सो एनुअल बेस पे यानी ईयरली बेस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। एट द रेट ऑफ एट द रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन और पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये डिवीजन फर्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने इसमें थोड़ी चेंजिंग की है। डिवीजन फर्स्ट ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट डिवीजन है अभी हम जाके इसी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या रेट्स है। एज द रेट एज द केस में बी ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। शेड्यूल 1 पार्ट 1 डिवीजन 1 के मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। नीचे क्या लिखता है कि द इनकम टैक्स पेएबल, ये भी यही बात कहता है कि जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है वो टैक्सेबल इनकम पे चार्ज किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एग्जेम्प्ट इनकम है उन पे बिल्कुल हरगिज़ चार्ज नहीं किया जा सकता। टैक्स चार्ज किया जाएगा एनुअली बेस पे और टैक्सेबल इनकम पे। और जो शेड्यूल फर्स्ट है उसका डिवीजन फर्स्ट पार्ट 1 उसके मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है, क्या रेट्स है। लेकिन उसके जाने से पहले साथ में मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ। जो क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 में अगर हम देखें, यहाँ पे फिर बताता है कि where a taxpayer is allowed more than one tax credit for tax year, the credit shall be applied in the following order। इसको लाजमी समझे क्योंकि ये आगे जाके ये हमें बहुत काम आएगा। अगर किसी बंदे को एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट हासिल है, अभी टैक्स क्रेडिट क्या है, टैक्स क्रेडिट भी आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है। सो अगर किसी टैक्स पेयर को एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट हासिल है तो यहाँ पे वो सीक्वेंस बताया गया है कि सबसे पहले वो कौन सा टैक्स क्रेडिट वो लेगा, फिर कौन सा क्रेडिट लेगा, फिर कौन सा क्रेडिट, बेनिफिट्स जितने हैं वो कब कौन कौन सा बेनिफिट पहले लेगा। तो यहाँ पे बताता है कि एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 103। सबसे पहले अगर किसी बंदे को टैक्स क्रेडिट हासिल है और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके फॉरेन टैक्स क्रेडिट वो डिडक्ट करे, सो सबसे पहले वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो कि अंडर सेक्शन 103 डिडक्शन अलाउड है, तो सबसे पहले वो सेक्शन 103 के अंडर जो टैक्स क्रेडिट है वो डिडक्शन लेगा। इसके अलावा एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3। पार्ट 10 जो है ना चैप्टर 3 का, ये पूरा क्रेडिट के साथ रिलेट करता है, पूरा पार्ट 10। तो फिर उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद ये बेनिफिट लेगा पार्ट 10 का। अगर इसमें से एक है, दो है, जितने भी है, जितने सेक्शंस का भी उसके पास बेनिफिट है तो वो पार्ट 10 का क्रेडिट लेगा। इसके अलावा सी में फिर कहता है any tax credit allowed under section 147 and section 168। अगर सेक्शन 147 168 अभी इसमें कौन सा टैक्स क्रेडिट है आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर इनके सेक्शन 147 या 168 के अंडर उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड है तो फिर उसको वो टैक्स क्रेडिट लेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको उसके पास कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट अपॉर्चुनिटी तो फिर वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो नहीं ले सकता। तो फिर वो सबसे पहले जो है ना वो पार्ट 10 का जो टैक्स क्रेडिट उसको अलाउड है वो लेगा। अगर फॉर एग्जांपल पार्ट 10 का चैप्टर 3 का पार्ट 10 उसके कोई भी हेड्स का उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, टैक्स पेयर को फॉर एग्जांपल उसके पास वो बेनिफिट नहीं है, तो फिर वो फॉरेन टैक्स लेगा। फिर उसके बाद जो सेक्शन 147 168 का जो टैक्स क्रेडिट है तो वो लेगा। अभी फर्स्ट शेड्यूल पे हम जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि टैक्स किस हिसाब से लिया जाता है। ये देखिए द फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 और ये डिवीजन 1 है। यहाँ पे ये पुराने रेट्स हैं, जो नए रेट्स है तो नए रेट्स के बारे में ये बताता है कि रेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 रेट्स इम्पोज्ड एवरी इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक्सेप्ट अ सैलरीड इंडिविजुअल शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेब नेम। अच्छा, यहाँ पे ये पुराने रेट्स है। अभी जो अमेंडमेंट हुई है 2024 में
तो ये अमेंडमेंट्स हुई है। अभी इसको दिखाने से पहले मैं आपको नीचे दिखा दूं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज प्रोफेशनल फ्रॉम प्रोहिबिटेड। अच्छा, ये यहाँ पे एक बात बताता है, ये जो टैक्स मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कोई कुछ और अच्छा बॉडी रेगुलर, ये यहाँ पे रेट्स है फॉर सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन। अभी जो लिमिट है 6 लाख तक, ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, वो चाहे सैलरीड पर्सन हो या नॉन सैलरीड पर्सन। लेकिन सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन के बारे में फिर हम वो सेक्शन 4 में जाके फिर से पढ़ेंगे कि अगर किसी बंदे की कई सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल सैलरी इनकम भी है, उसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, किसी और सोर्स से भी इनकम है, तो अगर सैलरी की रेशो उसमें 75% या इससे ज़्यादा है, 75% या इससे ज़्यादा है सैलरी की रेशो उसकी टोटल इनकम से, तो फिर उस पे सैलरी रेट अप्लाई होगा। अगर सैलरी की रेशो 75% या इससे कम है तो फिर इस पे बिजनेस जो नॉन सैलरीड पर्सन, उसका रेट्स अप्लाई होगा। अभी जो सैलरीड पर्सन वाला है, अभी ये रेट्स देखिए, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। अभी अगर 6 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है, मतलब 6 लाख तक तो इनकम एग्जेम्प्ट है, फिर 6 लाख से अगर इनकम इंक्रीज कर जाए तो फिर क्या है, किस सीन में, वेयर टैक्सेबल इनकम डज एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, सो देन 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। अभी 6 लाख से अगर किसी की इनकम एक्सीड कर जाए तो 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, तो फिर 6 लाख से जितना भी एक्सीड कर जाए तो उस अमाउंट का सिर्फ, ना कि पूरे अमाउंट का, सिर्फ 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस अमाउंट का 5% फिर टैक्स है, अगर 12 लाख से ज़्यादा ना हो। नीचे फिर लिखता है कि वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स, ये जो 12 लाख से एक्सीड कर जाए और 22 लाख तक है, यानी डज नॉट एक्सीड 22 लाख, 22 लाख से कम है, यानी 22 लाख तक है, सॉरी 22 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर 30,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट, 30,000 इकट्ठा और 15% उस अमाउंट का जो कि 12 लाख से ऊपर है, जितना भी है, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, लेकिन उसका 15% वो फिर देगा। फिर वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स, यानी 22 लाख से जब उसकी इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम, ऐसा नहीं कि बंदा टोटल इनकम की यहाँ पे बात करे कि मेरा टोटल इनकम इतना है, नहीं, टोटल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम। सो अगर वो 22 लाख से ज़्यादा है और 32 लाख तक है, 32 लाख से फिर ज़्यादा नहीं है, तो फिर 1,80,000 और प्लस 25% ऑफ दैट अमाउंट, जो कि 22 लाख से अमाउंट एक्सीड है, उसका 25% लेगा और 1,80,000 साथ मिला के वो टैक्स देगा। इस तरह ये और भी लिखे गए हैं। नीचे फिर एक और टेबल है इधर ऊपर पे इस शेड्यूल में, वो टेबल जो था वो सैलरीड पर्सन वाला था, यानी जिस पे सैलरीड वाला टैक्स अप्लाई होता है, जिसके इनकम में 75% या 75% से ज़्यादा सैलरीड का रेशो है, तो उस इस रेट के मुताबिक उससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का जो है ना वो सैलरीड पर्सन के स्लैब में नहीं आता, यानी उसकी इनकम में 75% या उससे सॉरी 75% से कम अगर सैलरी ना हो, सैलरी की रेशो, तो फिर उस पे ये रेट अप्लाई होगा। 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, 6 लाख के बाद अगर उसकी इनकम 6 से ऊपर होके 12 लाख तक है तो फिर वो 5% की बजाय, क्योंकि वहाँ पे 5% था, तो यहाँ पे 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक जितने भी अमाउंट है तो उसका 15% लेगा। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स, जो 12 लाख से एक्सीड कर जाए और 16 लाख तक हो, तो फिर 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट जो कि 12 लाख से एक्सीड कर जाए। तो देखिए कितना डिफरेंस है 12 सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सैलरीड पर्सन को बेनिफिट दिया गया है।
ये आप एक डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है, ऐसा नहीं कि किसी बंदे को ये इल्म नहीं है कि मैं कितना टैक्स अभी अदा करूँ। तो टैक्स का रेट ये है।